देखो, मुसाद के एक ग्रुप किडन स्क्वाड को हम ठिकाने लगा चुके हैं, जो कत्ल को हादसे का रंग देने के माहिर समझे जाते थे। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बस दिमाग लड़ाने की जरूरत है। शुएब ने तजस्सुस पैदा करते हुए कहा। शुएब भाई, एक तो आप पहेलियां बहुत बुझवाते हैं। वकास अपना हाथ मेज पर मारते हुए बोला। वो गुस्से में भी शुएब भाई को आप ही से मुखातिब करता था। अच्छा भाई, अच्छा बताता हूँ। शुएब ने चारों के पुरतजस्सुस चेहरे देखते हुए ज्यादा ताखीर मुनासिब न समझी और अपनी सारी प्लानिंग समझा दी, जिसे सुनकर चारों शुएब को दाद दिए बगैर न रह सके। जबरदस्त, वाकई शुएब तुम्हारा जवाब नहीं। खान अंकल ने ग्रुप लीडर के लिए तुम्हारा इंतखाब सोच समझ कर ही किया था। साकिब खुशी से उछलते हुए बोला। लेकिन एक बात अभी तक अधूरी है, वो ये कि हम बिन गोरियन के मुजाहरे में होने वाली तकरीब कारी कैसे नाकाम बनाएंगे, क्योंकि रोबन नामी शख्स की शक्ल तो हम में से कोई देख ही नहीं सका। फिर हम उसे किस तरह पहचान सकेंगे? जुबैर ने सोच के दायरा तब्दील करते हुए पूछा। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे पहचान लूंगा। वकास ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो सब हैरान रह गए। मगर कैसे? क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, लेकिन उसकी आंखें देख चुका हूं और वो आंखें मैं लाखों में भी शिनाख्त कर सकता हूँ, बशर्ते कि वो नजर आ जाएं। वकास के चेहरे पर एतमाद की झलक देखकर शुएब बोला। बहुत खूब वकास, तुमने हमारी एक बड़ी परेशानी हल कर दी। बस अब बाहर चलकर सुल्तान से राब्ता करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है आज रात यरूशलेम एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार करे। शाम 7 बजे तक वो तमाम जरूरी सामान तैयार कर चुके थे और सुल्तान को इतला कर चुके थे, जो अभी रास्ते में ही था। ठीक 7:30 बजे वो अपना सामान उठाए अलविदाई नजरों से कमरे को देख रहे थे। निकलने से पहले शुएब ने कहा, हमारा ये ऑपरेशन 1 घंटे का होगा, सिर्फ 1 घंटे का। याद रहे, हम कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा एक मरतबा फिर अपने दस्ताने चेक कर लो ताकि उन्हें हमारे फिंगरप्रिंट्स न मिल सकें। ठीक 9 बजे हमें एयरपोर्ट पर पहुंचना है। फिर सब ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। दुआ से फारिग होकर पांचों ने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल आए। अब उनका रुख एलिस मैथोडन की तरफ था। क्या आप अंदर जाकर जनाब एलिस मैथोडन को इतला कर सकते हैं कि आपके मेहमान रुखसत होना चाहते हैं? शुएब ने एक मुलाजिम को बुलाकर पूछा। नहीं जनाब, हम अंदर नहीं जा सकते, अलबत्ता मैं इंटरकॉम से राब्ता करके इतला दे सकता हूँ। आप लोग इंतजार कीजिए। मुलाजिम ने अदब से जवाब दिया और इंटरकॉम पर राब्ता करके बोला, जाइए स्टडी रूम में, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पांचों अंदर दाखिल हो गए। ड्राइंग रूम से गुजरते ही वो आगे बढ़े तो स्टडी रूम में मौजूद एलिस मैथोडन पांचों को देखते ही बोला, आओ भाई बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तुम लोगों से कुछ अहम बात करनी है। दरअसल मैं तुम पांचों की जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरे साथ काम करो। घर, गाड़ी, मालो दौलत, ऐशो इशरत, किसी चीज की भी कमी ना होगी, क्योंकि मैं ज़हीन और बासलाहियत लोगों की कदर करता हूँ और हम चालाक, अय्यार और मक्कार लोगों से नफरत करते हैं। लिहाजा तुम्हारी इस घटिया ऑफर पर हम ठूकना भी पसंद नहीं करेंगे। ये कहते हुए शुएब ने कोट की जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाल कर एलिस मैथोडन पर तान दिया। ये तुम लोग कैसा मजाक कर रहे हो? जदीद किस्म की कीमती रिवॉल्वर पर नजर पड़ते ही एलिस मैथोडन अपनी कुर्सी पर से उठने लगा। खबरदार, उठने की कोशिश की तो ये भी आवाज रिवॉल्वर तुम्हारे सीने में सुराख कर देगा। खामोशी से हाथ ऊपर उठा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शुएब ने दबे दबे लेकिन बारोब लहजे में मैथोडन को वार्निंग देते हुए कहा, तो वो उठते उठते दोबारा कुर्सी पर गिर गया। तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? एलिस मैथोडन मनमनाया। वो बाकायदा कांप रहा था। शट अप, शुएब ने घूरते हुए कहा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वकास दरवाजे पर पहरा देने लगा, जबकि शुएब को कवर देने के लिए इमरान ने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। साकिब और जुबैर जल्दी से आगे बढ़े और एलिस मैथोडन के मुंह में कपड़ा ठोंस कर टेप लगा दिया और इसके हाथ कुर्सी के पीछे बांध दिए। हाथ बांधने के लिए उन्होंने रस्सी की बजाय कपड़ा इस्तेमाल किया ताकि निशानात न पड़े। अच्छी तरह बांधने के बाद शुएब बोला, सुनो शैतान की औलाद एलिस मैथोडन, हम फलस्तीन से तुम्हारी नापाक रियासत को खत्म करने और बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाने पाकिस्तान से आए हैं। हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। हम तुम्हारी अजीम रियासत इसराइल को खत्म कर डालेंगे, मगर इब्तदा तुमसे करेंगे। ये कहकर शुएब ने अपना रिवॉल्वर वापस जेब में डाला और आगे बढ़कर एलिस मैथोडन की शर्ट के बटन खोले। फिर उसने अपनी जेब से एक बारीक सी रेडियो एक्टिव चिप निकाली। एलिस मैथोडन की आंखें खौफ के मारे बाहर निकलने लगी। इस चिप से निकलने वाली लहरों से कैंसर के अमराज का आर्जी इलाज किया जाता है, मगर इससे निकलने वाली लहरें इस कदर खतरनाक होती हैं कि 15 से 20 मिनट में जिस्म के अंदरूनी निजाम या बिलखसूस दिल को मफलूज कर देती हैं। शुएब ने वो चिप एलिस मैथोडन के सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर चिपका दी और थोड़ी देर बाद चंद झटके लेकर एलिस मैथोडन बगैर आवाज निकाले अब्दी नींद सो चुका था। शुएब ने मौत के बारे में इत्मीनान करने के बाद आस्तिकी से वो चिप निकाली और अपनी जेब में रख दी। इस तमाम कार्रवाई से फारिग होकर साकिब ने मैथोडन के हाथ आजाद कर दिए और मुंह से कपड़ा वगैरह निकाल कर उसी हालत में कुर्सी पर छोड़ दिया। शुएब ने घड़ी पर नजर डाली तो ठीक 8:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उन्होंने मुकर्रर वक्त में अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। मैथोडन को ठिकाने लगाकर पांचों ने अपने दस्ताने वापस बैग में रखी और सामान उठाकर इत्मीनान से बाहर निकल आए। दरवाजे पर मौजूद मुलाजिम को देखकर शुएब बोला, अच्छा भाई, हम लोग जा रहे हैं। मिस्टर सैनिटर अंदर आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कह दवाया कि अब मुझे सुबह तक डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि सुबह उनको गजा के लिए रवाना होना है। शुएब की बात पर मुलाजिम यस सर कहने लगा और बोला, सर हमारी गाड़ी आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। और रात ठीक 10 बजे उनका त्यारा तल अबीब एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था।
शुएब भाई ये बात तो ठीक है कि हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन जब तहकीकात होंगी तो मुलाजिम ये जरूर बताएंगे कि आखिरी मरतबा वो 5 बच्चे ही एलिस मेथोडन से मिले थे। तो क्या फिर हम पर शक नहीं किया जाएगा? वकास ने सीट बेल्ट बांधते हुए आहिस्ता से सरगोशी की। अरे बेवकूफ, मुझे भी मालूम है कि वो हम पर ही शक करेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद वो हम पर कैसे शक बरकरार रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स इसे हार्ट अटैक के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे, समझे? शुएब ने आहिस्ता से कहा तो वकास इस बात में सर हिलाने लगा और मुतमाइन होकर जहाज की सीट से सर टिका दिया। 1.25 घंटे के बाद वो यरूशलेम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एलिस मेथोडन की खुसूसी हदायत की वजह से सारे अमले ने उनका भरपूर ख्याल रखा था और अब वो बाहर निकलकर सुल्तान को तलाश कर ही रहे थे कि शुएब का मोबाइल गूंज उठा। दूसरी तरफ सुल्तान कह रहा था कि मैं एयरपोर्ट के मेन गेट के सामने एक नीली कार में मौजूद हूँ। सुल्तान की इतला मिलते ही पांचों ने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। दरवाजे के सामने नीली कार में सुल्तान बैठा उनका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद 6 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप यरूशलेम के मज़ाफ़ात में एक बंगले की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो एक हमदर्द के घर के पास पहुंच चुके थे। सुल्तान, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? क्या बेन गोरियन की तरफ नहीं निकलोगे? साकिब ने पूछा। साकिब भाई, रात को हम सफर नहीं कर सकेंगे क्योंकि फ़लस्तीनी हुक्काम ने सिक्योरिटी बहुत सख्त कर रखी है। हम सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे और 8 घंटे बाद बेन गोरियन में मौजूद होंगे। मुजाहिदीन के हमदर्द के घर में रात गुजारने के बाद सुबह एक मरतबा फिर उनकी कार बेन गोरियन जाने के लिए मरकजी शाहराह पर दौड़ रही थी। रास्ते में एक जगह उन्होंने कहवा पिया, कार की टंकी फुल करवाई और फिर से मंजिल मकसूद की तरफ रवां हो गए। सफर के दौरान सुल्तान उनसे तल अबीब के हालात और पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो ऑन कर दिया जिसमें कोई अरबी गीत चल रहा था। अरबी गीत चलते चलते अचानक बंद हो गया और फिर रेडियो से आवाज आई, स्पेशल बुलेटिन। आज सुबह इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली सेनेटर एलिस मेथोडन अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं और अभी तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिल सके, जिससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह हार्ट अटैक केस है। तहकीकात शुरू हो चुकी है, मजीद तफसीलात मसूल होते ही आप तक पहुंचा दी जाएंगी। शुक्रिया। यह खबर सुनते ही सुल्तान ने एक झटके से मुड़कर पांचों की तरफ देखा और उसके पांव का दबाव ब्रेक पर बढ़ता चला गया। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली कार इमरजेंसी ब्रेक की ताब न लाते हुए पहियों के चुरचुराने की आवाज के साथ एकदम घूम गई और कच्चे रास्ते में उतर गई। क्या हुआ सुल्तान, खैरियत तो है? जुबैर अपनी पेशानी सहलाते हुए बोला, जो अचानक ब्रेक लगने से आगे जा टकराई थी। तुम लोगों ने इसे मार डाला? सुल्तान ने एक झटके से स्टीयरिंग छोड़कर बराबर वाली सीट पर बैठे शुएब का गिरेबान पकड़ लिया और उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा। इस अचानक हमले से शुएब एकदम बुखला गया और अपना गिरेबान छुड़ाने लगा। क्यों मारा तुमने उसे? क्यों मारा? शुएब की शर्ट का बटन टूट गया। सूरत हाल खराब देखकर पीछे बैठे जुबैर, इमरान, साकिब और वकास भी अलर्ट हो गए। जुबैर सुल्तान के हाथ से शुएब का गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो वकास ने कुछ ना समझते हुए अपना रिवाल्वर निकालकर सुल्तान की कनपटी पर रख दिया। रिवाल्वर अंदर कर लो वकास। रिवाल्वर निकलते देखकर शुएब जोर से चीखा। सुल्तान के हाथों की गिरफ्त अब हल्की हो गई थी और फिर यकायक उसने शुएब का गिरेबान छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी की सलवटों के निशान उसके होंठों के फैलाव में तब्दील होने लगे। अब वो माजरत खाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ओह आई एम सॉरी, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया था। बहुत अच्छा हुआ जो आपने उसे मार डाला, वो इसी काबिल था। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब वो शुएब के कंधे से सर टिकाए बाकायदा रो रहा था। वो पांचों सुल्तान की बार बार बदलती हुई कैफियत देखकर इस बात का अंदाजा कर चुके थे कि जरूर दाल में कुछ काला है, मगर वो इस मुहिम्मे को हल न कर सके। कमान सुल्तान, हौसला रखो यार, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहे हो। इस तरह तो हम बिन गोरियन भी नहीं पहुंच सकेंगे और हमारी वजह से सैकड़ों जानें जाया हो जाएंगी। शुएब ने सुल्तान को तसल्ली देते हुए कहा। उसने जानबूझकर असल सवाल गोल कर दिया था। हाँ वाकई मैं तो भूल ही गया था कि हम बहुत अहम मिशन पर हैं। यह कहते हुए सुल्तान ने अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू साफ की और कार स्टार्ट करने लगा। कार एक मरतबा फिर हाईवे पर दौड़ रही थी, जबकि सुल्तान शर्मिंदगी के मारे किसी से आंखें नहीं मिला रहा था। मौका मिलते ही इमरान ने आहिस्ता से सुल्तान का कंधा दबाते हुए पूछा, सुल्तान तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्यों रो रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था, सुल्तान ने टालते हुए कहा। क्या तुम हमें भी नहीं बताओगे? साकिब ने इंतहाई अपनाइयत से पूछा। सुल्तान ने एक नजर मुड़कर साकिब की तरफ देखा और बोला, दरअसल मैं एलिस मेथोडन को अपने हाथों से मारना चाहता था। मगर क्यों? जुबैर ने अधूरे जवाब पर बेसाख्ता सवाल कर डाला। क्योंकि वो मेरे माँ बाप और बहन भाइयों का कातिल था। आज से 5 साल कबल उसने मेरे घर में आग लगवा दी और मेरे सारे घर वाले तड़प तड़प कर जल मरे। लिहाजा मैंने उसको मारने की कसम खाई थी, मगर अब वो कसम पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोग बाजी ले चुके हो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे तुम जैसे बहादुर, ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। काश मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो सकता। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी गमजदा दास्तान गोश गुजार की तो वकास बोला, सुल्तान भाई हमें आपकी दर्द भरी दास्तान सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आपकी आखिरी बात से मुझे इत्तफाक नहीं है। क्या ये अजीब नहीं है कि हम पांचों इतनी दूर से सिर्फ आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए आए हैं और आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं?
आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अलग अलग ग्रुप रखते हैं? अल्लाह का ग्रुप तो सिर्फ एक ही होता है और वही गालिब आता है। बहुत खूब वकास, बहुत खूब। आज तुमने पहली मर्तबा बिल्कुल 16 आने दुरुस्त बात की है। इमरान माहौल की संजीदगी को तोड़ते हुए बोला तो सब मुस्कुरा उठे। सुल्तान, अभी हम बिनगोरियन से कितने फासले पर हैं? शुएब ने घड़ी की तरफ नजरें डालते हुए कहा, जहां सुइयां 1 बजने का ऐलान कर रही थी। हम बिनगोरियन से ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम रामीज के इलाके में सफर कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे बाएं तरफ जो खारदार बाढ़ नजर आ रही है, ये इसराइल की हदूद है। सुल्तान ने सबकी तवज्जो बाढ़ की तरफ करते हुए जवाब दिया, लेकिन बाढ़ की दूसरी तरफ कोई इसराइली फौजी क्यों नजर नहीं आ रहा? जुबैर ने दूर तक नजरें दौड़ाते हुए पूछा। अमूमन 12 बजे के बाद ये लोग अपने मोर्चों में दुबक जाते हैं, लेकिन नजर सब पर रखते हैं और इस वक्त भी आप बाढ़ के करीब नहीं जा सकते, सुल्तान ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक 2 बजे जब वो बिनगोरियन के इलाके में दाखिल हो रहे थे, शुएब पांचों का हदायत देते हुए बोला, दोस्तों याद रखो, ये एक मुश्किल और खतरनाक मिशन है जिसमें जान जाने की इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमें 6 के ग्रुप में रहने के बजाय 3 हिस्सों में बंटना होगा। लिहाजा वकास और सुल्तान तुम आगे आगे रहोगे ताकि रूबन को शनाख्त कर सको, जबकि दाएं बाएं हम सब 2-2 के ग्रुप में तुम्हें जरूरत पड़ने पर कवर देंगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? शुएब ने समझाने के बाद इत्मीनान करना चाहा। बिल्कुल ठीक, इस तरह खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में भी एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, वरना सब की जानें एक साथ भी जाया हो सकती हैं और ये हमारे मिशन के लिए नुकसानदेह होगा। साकिब ने स्ताशी नजरों से सब की तरफ देखते हुए कहा। मरकजी शहरा पर फलस्तीनी मुजाहिरीन की आमद शुरू हो चुकी थी। लोग अपना महसूस लाल रंग का अरबी रुमाल बाले जोक दर जोक चले आ रहे थे और सुल्तान उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ मरकजी चौक की तरफ कार भगाता ले जा रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अगर कार पर तंजीम का झंडा ना लहरा रहा होता तो शायद आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता, लेकिन झंडा देखकर लोग रास्ता देते जा रहे थे और बिलाखिर एक वक्त आया जब कार हजूम में बिल्कुल फंस चुकी थी। सुल्तान, कार एक तरफ लगाओ, वक्त बहुत कम है, हमें पैदल निकलना होगा, शुएब ने हुक्मिया लहजे में कहा तो सुल्तान ने कार एक तरफ पार्क कर दी और सब चेहरे पर मखसूस लाल रुमाल लपेटे कमांडो एक्शन में फुर्ती के साथ कार से बाहर आ गई और 2-2 के ग्रुप में तकसीम हो गई। अब सबका रुख मरकजी चौक की तरफ था। सबसे आगे आगे सुल्तान और वकास दौड़ रहे थे। 10 मिनट की दौड़ के बाद वो मरकजी चौक के करीब पहुंच चुके थे। अवाम का हजूम बढ़ता जा रहा था, जो चौक से कुछ फासले पर लगी खारदार बाढ़ के पास लाइन से जमा होते जा रहे थे। बाढ़ की दूसरी तरफ इसराइली फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन मौत से बेखौफ फलस्तीनी अवाम सीना ताने मौजूद थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वकास चौक के करीब मौजूद हर शख्स की आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। शुएब भाई, मुझे लगता है अनकरीब धमाका होने वाला है, हमें फौरन ही कुछ करना होगा। साकिब के इस जुमले ने शुएब के दिमाग में धमाका कर दिया, क्योंकि ये जुमला अगर किसी और के मुंह से निकला होता तो खैर थी, लेकिन कहने वाला खुद साकिब था। ये तुम क्या कह रहे हो साकिब? शुएब ने घबरा कर साकिब की तरफ देखा। हाँ शुएब भाई, मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है, क्यों ना हम बम का शोर मचा कर चौक खाली करवा ले, इस तरह कम अज कम लोगों की जानें तो महफूज हो जाएंगी। साकिब ने अपनी दानियत में मशवरा दिया। समझ की बात करो साकिब, अगर हमने बम का ऐलान कर दिया तो लाखों के मजमे में भगदड़ मच जाएगा, लोग कुचले जाएंगे और फिर बम से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। शुएब ने परेशान कुन लहजे में साकिब की तजवीज रद्द कर दी। इसी दौरान शुएब ने देखा कि सुल्तान इन्हें अपनी तरफ आने का सिग्नल दे रहा था। मुजाहिद कायदीन की तकरीर शुरू हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वकास की घबराहट में भी इजाफा हो रहा था। एक मौका पर जब सुल्तान और वकास चौक के अतराफ में बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक वकास की नजरें एक फलस्तीनी मुजाहिद से टकराईं, जो क्लाशनकोफ लिए सिक्योरिटी पर मामूर था। सुल्तान भाई, बंदा मिल गया है, पीछे इतरा पहुंचा दो। वकास ने सुल्तान के कान में सरगोशी की। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कहाँ है बंदा? सुल्तान ने बेताबी से खुश होते हुए कहा, तो वकास ने आंखों के इशारे से क्लाशनकोफ बरदार शख्स की तरफ इशारा कर दिया। क्या कह रहे हो वकास? वो हमारी तंजीम का बंदा और फलस्तीनी मुजाहिद अबू सईद है, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। सुल्तान ने वकास की बात रद्द करते हुए ताज्जुब से कहा, सुल्तान भाई मुझे मत समझाओ, ये जो कोई भी है वही रोबन नामी शख्स है जिसे हमने एलिस मैथोडम के पास देखा था। बातों में वक्त जाया करने के बजाय शुएब भाई को इतला करो, अगर ये शख्स बम रख कर अपनी जगह से खिसक गया तो समझे धमाका हो गया। वकास ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया तो सुल्तान ने जल्दी से दाएं तरफ मौजूद शुएब और साकिब की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही सब वकास के करीब आ गए और उन्हें भी वकास की बात पर हैरत का झटका लगा। तो फिर क्या ख्याल है, कार्रवाई कर दी जाए? इमरान ने इस्तफहामिया अंदाज में पूछा। मेरे ख्याल में हमें सोच समझ कर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सिक्योरिटी पर मामूर शख्स पर हमले की सूरत में तमाम मुजाहिदीन हम पर चढ़ाई कर देंगे। शुएब ने कुछ सोचते हुए कहा। वो मशकूक शख्स अब अपनी जगह छोड़कर चौक की दीवार की तरफ चला गया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। शुएब भाई, जो करना है जल्दी करो, मौका अच्छा है, वरना वक्त निकल जाएगा। वो शख्स अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। साकिब ने खतरे का सिग्नल देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम गुरेला कार्रवाई करेंगे। मैं इस शख्स को खामोशी से काबू करने की कोशिश करूंगा, तुम पांचों मेरे आसपास मुझे कवर दोगे
और इसके साथियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की सूरत में तुम लोग सूरत हाल कंट्रोल करोगे, जबकि इमरान बम को नकारा बनाएगा। शुएब ने जल्दी जल्दी हदायत देते हुए कहा तो जवाब में सब ओके कहते हुए अलर्ट हो गए। शुएब इत्मीनान से रास्ता बनाता हुआ रोबन के पीछे पहुंच गया और दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर हथेली के निचले हिस्से को सख्त करते हुए कराटे के मखसूस अंदाज में रोबन के सर के पिछले हिस्से पर मार दिया। हमला इतना शदीद था कि रोबन का सर शिद्दत के साथ दीवार से जा लगा और उससे खून का फव्वारा बह निकला। शुएब के अंदाजे के मुताबिक रोबन को बेहोश हो जाना चाहिए था, मगर वो इतने शदीद हमले के बावजूद भी सिर्फ एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने पलटकर शुएब पर हमला कर दिया और उसे लेता हुआ जमीन पर जा गिरा। दोनों को गिरते देखकर बहुत से लोग उनकी तरफ मतवज्जा हो गए, जबकि सिक्योरिटी पर मुतय्यन मुजाहिदीन भी चौक की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। खिलाफ तवक्का सूरत हाल खराब होते देखकर शुएब दो वदो लड़ाई के बजाय रोबन से चिमट गया और उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही उसका हाथ रोबन के बाजुओं की उभरी हुई मछलियों पर पड़ा, उसे अंदाजा हुआ कि उसका मुकाबला किसी आम एजेंट से नहीं बल्कि किसी मजबूत आदमी से है। फिर भी वो रोबन की बुखलाहट और सर की तकलीफ से फायदा उठाते हुए 2-3 मजबूत पंच उसके चेहरे पर लगा चुका था। रोबन पर हमले के बाद शुएब ने सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला कर दिया था कि उसे फौरन रोबन से चिमट जाना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में सैकड़ों गोलियां उसके सीने से आर पार हो जाती। दूसरी तरफ साकिब, इमरान, ज़ुबैर और वकास भी मैदान में कूद चुके थे, जबकि सुल्तान अपनी जगह से गायब था। ज़ुबैर ने पुर्ची के साथ कोहनी का एक जबरदस्त वार रोबन के सर पर किया, जिससे शुएब की गिर्द रोबन के हाथों की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। 2 से 3 मिनट की कार्रवाई में बिल आखिर शुएब रोबन के पेट पर लगा हुआ बम निकाल चुका था, जिस पर लगा टाइमर 10 मिनट बाद धमाका होने का खामोश ऐलान कर रहा था। अब बम इमरान के हाथों में था, जिसे वो नकारा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। इतनी देर में सुल्तान सिक्योरिटी इंचार्ज और दीगर मुजाहिदीन को सारी सूरत हाल समझा कर जाए वकुआ पर पहुंच चुका था। इस दौरान इमरान अपनी सरतोड़ कोशिश के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार बम नकारा बनाने में नाकाम नजर आ रहा था और सब दूर करे दम बखुद इस सनसनीखेज सूरत हाल का नजारा कर रहे थे कि अचानक वकास चीखा, इमरान वक्त बहुत कम है, बम फेंक कर दूर हट जाओ। इमरान ने एक मरतबा फिर टाइमर की तरफ देखा, जहां बम फटने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। अचानक इमरान के जहन में एक ख्याल कूदा। उसने एक मरतबा फिर टाइमर की तरफ देखा। 15, 14, 13, 12, 11, 10 टाइमर की टिक टिक एक सेकंड कम करती जा रही थी। 9, 8 सिर्फ 8 सेकंड बाकी थे। इमरान ने अपने चेहरे पर पड़ा लाल रुमाल एक झटके से खींचा और रुमाल की दोनों सिरे अपने दाएं हाथ में पकड़ लिए। टिक टिक की आवाज हथौड़ा बनकर दिमाग पर पड़ने लगी थी। उसके दिल की धड़कन एकदम बहुत तेज हो गई कि साकिब चलाया, इमरान ये क्या कर रहे हो, मुझसे मत खेलो। लेकिन इमरान ने सुनी अनसुनी कर दी। 7, 6 इमरान ने बंग रुमाल के दरमियान में रख कर दायरे की शक्ल में रुमाल को अपने सर के ऊपर जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। गिनती मुसलसल कम होती जा रही थी। 5, 4 सिर्फ 4 सेकंड बाकी थे। इमरान ने झटके से रुमाल का एक सिरा छोड़ दिया। रुमाल के दरमियान में रखा बम एक झटके से निकला, दूर खड़े हजारों नापाक इसराइली फौज के दरमियान जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिजा में सैकड़ों फौजियों की लाशें बुलंद हो गई। धमाका इतना खौफनाक और तबाहकुन था कि इसराइली फौज में भी अफरा तफरी मच गई। गर्दो गुबार का जैसे एक तूफान था, जिसमें सैकड़ों बुज़दिल इसराइली फौज के सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ने घबरा कर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे कई मुजाहिरीन जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। जवाब में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने भी पोजीशन संभाल कर फौज पर फायर खोल दिया। एक आग थी जो सहूनी अफवाज पर बरस रही थी, जिसके नतीजे में बाकी मांदा सिपाही भी भेड़ बकरियों की तरह निशाना बन रहे थे। आधे घंटे की इस कार्रवाई के दौरान लाखों मुजाहिरीन मुल्हिका आबादियों में गायब हो चुके थे, जबकि मुजाहिदीन अभी तक इक्का दुक्का फायर कर रहे थे। शायद फलस्तीन की तारीख में पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल देखने में आई थी कि इसराइली फौज ने मुकम्मल तौर पर पसपाई अख्तियार कर ली थी, और वो कर भी क्या सकती थी, जबकि उनके सिपाही खुले मैदान में थे और मुजाहिदीन के लिए बहुत सी पनाहगाहें और मुल्हिका आबादियों बचाव के लिए मौजूद थी। मैदान में सैकड़ों फौजियों की बेतरतीब लाशें पड़ी थी, जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। वापिस चलो, कम अज कम इन्हें अपनी लाशें तो उठाने दो। सिक्योरिटी इंचार्ज कमांडर मालिक अल हबीबी ने जोर से पुकारा तो सारे मुजाहिदीन अपने इंचार्ज की सरबराही में वापस होने लगे। दूसरी तरफ सुल्तान 5 जांबाजों को लेकर रमला में एक महफूज मुकाम तक पहुंच चुका था। ये तुम हमें कहाँ ले आए? ज़ुबैर ने कार से उतरते हुए पूछा। ये हमारे कमांडर साहिब का घर है, उनका हुक्म था कि तुम लोगों को मेहमान खाने के बजाय उनके घर में ले जाया जाए। सुल्तान ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा तो सब कार से नीचे उतर आए। सुल्तान ने आगे बढ़कर कॉल बेल पर हाथ रखकर एक महसूस अंदाज में 2 मरतबा घंटी बजाई, जिसके जवाब में दरवाजा कुछ पूछे बगैर खोल दिया गया। अरे ओ सुल्ताना डाकू, डिग्गी से हमारा सामान तो निकाल दो, क्या सामान लेकर भागने का इरादा है? वकास ने सुल्तान को सुल्ताना डाकू का लक़ब अता करते हुए आवाज दी, जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये डाकू क्या होता है? सुल्तान ने वापस आकर डिग्गी से सामान निकालते हुए पूछा तो 5 कुलकुलाकर हंस पड़े। वो पूरे जुमले में उर्दू के लफ्ज डाकू को नहीं समझ सका था।
सुल्तान ने एक नजर उन पांचों के हंसते मुस्कुराते मासूम चेहरों पर डाली और कंधे उचकाकर मुस्कुराता रह गया कि जिनकी चेहरों पर कमाल दर्जे का इत्मीनान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ घंटों पहले ये इजरायली फौज पर एक क़यामत डाल चुके हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।